जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी स्नेहा आंटी, जय गुरु जी मोनिका आंटी, जय गुरु जी सनम आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी रोशनी आंटी, जय गुरु जी सुधा आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मनोज अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी मंजू आंटी, जय गुरु जी रमा आंटी, जय गुरु जी सारी संगत, जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी वंदना आंटी, जय गुरु जी सारी संगत, जय गुरु जी, जय गुरु जी मिनी आंटी, निशा आंटी, जय गुरु जी सारी संगत, जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत, जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? Am I audible, Sangat ji? Can someone please tell me, am I audible? Can you give me a hint? Sangat ji, am I audible? Am I loud enough? Jai Guru ji, am I audible? Sangat ji, am I audible? Sangat ji, am I audible? Jai Guru ji, am I audible? I think yes, yeah. Okay. गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना आज फिर ये मौका देने का कि गुरु जी का गुणगान कर सकूं, गुरु जी की प्यारी संगत के सामने बैठ के गुरु जी का गुणगान करूं, गुरु जी की दी हुई इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में आपके साथ शेयर कर सकूं, इसी तरह से गुरु जी का शुक्राना कर सकूं और वो सारी ब्लेसिंग्स को, वो सारे मोमेंट्स को जब गुरु जी ने ब्लेस किया फिर से रीलिव कर सकूं, वो मेमोरी फ्रेश हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी के गुणगान से बढ़कर कोई पाठ नहीं होता, गुरु जी का गुणगान ही सबसे बड़ा पाठ है। तो गुरु जी का बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बहुत शुक्राना, मुझे इस लायक समझा, मुझे ब्लेस किया और ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और गुरु जी से ये मेरी अरदास है, गुरु जी प्लीज़ मेरा शुक्राना कबूल करो और ज़िंदगी भर मेरा हाथ ना छोड़ना, साथ ना छोड़ना, हमेशा ब्लेस करते रहना। और सबसे बड़ी बात ये, सर्बत दा भला होवे, जो इस वक्त सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, वो उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, उन सबको बहुत ब्लेस करना, बहुत खुशियाँ देना, बहुत अच्छी हेल्थ देना, उनके घरों में बरकत बनी रहे, जो जॉबलेस है उनको बहुत अच्छी जॉब मिले, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, स्टडीज़ में मन लगा रहे, उनका करियर बन जाए, जो इंटर्नशिप देख रहे हैं उनको बहुत बढ़िया इंटर्नशिप मिले, जिनके जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके लिए अच्छा है उनको करो गुरु जी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो गुरु जी, जो इस वक्त संगत जुड़ी है वो भी, जो बाद में जुड़ेगी, और सर्बत दा भला होवे गुरु जी, सबको परफेक्ट हेल्थ दो, खुशियां ही खुशियां दो। एंड गुरु जी वही बुलवाना जो बुलवाना चाहते हो, सारी संगत को ब्लेस करवाना गुरु जी, मेरा शुक्राना कबूल करना। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी का ये सत्संग शेयर करती हूँ। फिर से गुरु जी का शुक्राना एंड सोनिया कथुरिया आंटी का बहुत बहुत थैंक्स। सोनिया कथुरिया आंटी एंड एंटायर टीम ऑफ ब्लेसिंग्स पेज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड फॉर मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म सो लाइव एंड एक्टिव। सोनिया कथुरिया आंटी आपका बहुत थैंक्स एंड मेरी गुरु जी से अरदास है सोनिया आंटी, आप और आपकी पूरी फैमिली बहुत हेल्दी रहे, बहुत खुश रहे। संगत जी, सोनिया आंटी के कज़न बिट्टू भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सर्जरी होने वाली है। तो जब हम अपने को छोड़ के किसी और के लिए अरदास करते हैं ना, गुरुजी बड़े खुश होते हैं। क्यों? एक तो वो अरदास गुरुजी जल्दी कबूल करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ब्लेस हो जाते हो और आप ये बहुत अच्छा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हो। क्योंकि सोचो, अगर हर कोई औरों के लिए, मतलब अपने को छोड़ के सबके लिए अरदास करे तो कितने लोग एक दूसरे के लिए अरदास करेंगे। तो जब भी कभी आपको पता चले कि कोई, किसी का फ्रेंड, किसी की फैमिली बीमार है या प्रॉब्लम है, और अगर आपको उनका नाम पता हो तो मन ऐसे, अगर सत्संग शेयर कर रहे हो तो स्मार्ट मीडियम पे, नहीं तो मनी मन में गुरुजी से अरदास करो, उनके लिए उनका भला मांगो, उनकी खुशियां मांगो, उनकी अच्छी हेल्थ मांगो। तो गुरुजी से अरदास है, जो भी कोई हेल्थ इश्यूज हैं किसी को,
जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड सोनिया कथुरिया आंटी के जो कज़न है बिट्टू भैया, उनको जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी हेल्थ दें, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रहे, जिसमें गुरुजी को अच्छा लगता है वो करें, उन्हें बहुत 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 ब्लेस करें उनको और उनकी फैमिली को। सरबत अभला होवे। संगत जी आजकल ये जो चला हुआ है कोविड वगैरह, उसमें जो गुरुजी की संगत है ना, गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है हम सब लोगों को। इतने सत्संग हम लोग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा संभाला हुआ है और गुरुजी की मेहर है। जैसे कहते हैं ना, अगर कभी हमारे पास थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, थोड़ा दुख आ जाता है, तो वो खाली 10% होता है, क्योंकि 90% तो या गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं या काट देते हैं। तो जब गुरुजी ब्लेस करते हैं, खुशियाँ देते हैं, तब तो हम बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, चहकते हैं। लेकिन ज़रा सा कोई मुसीबत आ जाए, ज़रा सा कोई दुख आ जाए, तो हम लोग बोलने लग जाते हैं गुरुजी वाई मी। ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें बोलना चाहिए वाई नॉट मी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वो थोड़ा सा कष्ट दे के गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट डाल रहे हैं। ये तो खाली 10%, और गुरुजी के साथ जो कष्ट कट गए, कर्म कट गए। तो गुरुजी जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हमें ब्लेस करने के लिए करते हैं, हमारे कर्म कटवाने के लिए करते हैं। अब देखो, आप सब लोगों को अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा, जब भी गुरुजी का गुणगान होता है ना, एक तो ये सेवा गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं होती है, गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं मिलती है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना ये सेवा देने के लिए। और गुरुजी की मर्जी के बिना आप कुछ बोल नहीं सकते। मैं जितना भी प्लानिंग करके आऊँ, जितना भी सोच के आऊँ, लेकिन बुलवाएंगे गुरुजी ही, और जो वो बुलवाना चाहते हैं, जो वो सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, वही करवाएंगे। संगत जी, आई थिंक ब्लेसिंग्स पेज पे फ्यू वीक्स पहले मैंने सोचा था, मेरे पास ना एक 3 in 1 स्वरूप है, जिसमें गुरुजी हैं, शिव जी हैं और गुरु नानक देव जी हैं। तो मुझे लगा कि ना वो स्वरूप दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट गुरुजी। गुरुजी इज इन एपिटोम, गुरुजी इज इन रिकार्नेशन, गुरुजी शिव जी का अवतार है, गुरुजी को हम गुरु नानक देव जी भी कहते हैं। तो अगर एक ही स्वरूप में, एक ही स्वरूप में, एक ही फ्रेम में अगर तीनों हो तो कितनी अच्छी चीज़ है। और वो उससे रिलेटेड मेरे पास एक सत्संग है। तो उस बार जब मैं यहाँ लाइव सत्संग शेयरिंग के लिए आई, तो मैंने सोचा कि मैंने आज वो सत्संग ज़रूर शेयर करना है। जब गुरुजी के पास आते हैं ना, तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ना, तो अपना दिमाग तो उत्थे छोड़ के आओ जिथे तुसी जुतियां छोड़ के आए हो। मैंने अपना दिमाग लगाया, गलती करी, मैंने कहा मैं भूल नहीं जाऊं, तो मैंने वो 3 in 1 स्वरूप ना यहाँ रख दिया, ये फ़ोन के आगे, ताकि मुझे विजुअल रिमाइंडर रहेगा, मुझे याद रहेगा, किसी भी हालत में मैं भूल ही नहीं पाऊंगी। वो इतना बड़ा मैंने आगे सामने रख दिया कि मेरे सामने रहेगा, मुझे याद दिलाएगा, मैं भूलूंगी नहीं। बट गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि तुम जितने भी रिमाइंडर्स लगा लो, जितनी भी कोशिशें कर लो, जितनी भी प्लानिंग कर लो, होगा वही जो गुरुजी चाहते हैं। यहाँ सुनवाया वही जाएगा जो गुरुजी चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी सुनवाते गए जो सत्संग सुनवाने थे, और मैं सत्संग शेयर करती गई। अराउंड 1 hour हो गया। तो मैंने जब आज्ञा लेने जाही गुरुजी से, जब मैं जाने लगी थी, तो मैंने देखा, अरे ये तो मैंने विजुअल रिमाइंडर की तरह रखा था, ये तो मैंने शेयर किया ही नहीं। तो उस बार गुरुजी ने और 200% प्रूव कर दिया कि आप तहे दिल से, अपनी तरफ से दिल से अच्छे से शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। लेकिन कौन सा शेयर करना है, उसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप गुरुजी का गुणगान करते हो, गुरुजी की सत्संग की शेयरिंग सेवा करते हो, तो गुरुजी खुद ही मुंह से निकलवाते हैं, गुरुजी खुद ही सत्संग सुनवाते हैं। तो अब आज जैसे मैंने स्टार्टिंग करी कि गुरुजी दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, क्या हुआ था, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, जुलाई 2018 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी, और मुझे गुरुजी से जोड़ने वाला ज़रिया थी मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी। गुरुजी मंजू आंटी को बहुत ब्लेस करें, मंजू आंटी को, राजीव जीजा जी को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। जीजा जी इज़ फेसिंग अ बिट ऑफ हेल्थ इशू, मुझे पता है, हम लोगों को 200% विश्वास है गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं, और गुरुजी बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी का शुक्राना, और आगे भी ब्लेस करते रहें। गुरुजी मेरी सिस्टर जो मेरे लिए ज़रिया थी, अपने ज़रिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी सिस्टर मंजू आंटी, राजीव जीजा जी, उनके पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करें। तो मंजू आंटी मेरे लिए ज़रिया थी। तो एक बार जो ज़रिया आपको राह दिखा देता है, उसके बाद इट्स योर ओन जर्नी, आपकी और गुरुजी की 1-to-1 कनेक्शन है। तो मेरा ज़रिया थी मंजू आंटी। तो जब मैं बड़े मंदिर गई, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब सत्संग आप दोबारा रिपीट भी करते हो, तो वह एम्बियंस अलग होता है, संगत सुनने वाली अलग होती है, माहौल अलग होता है। तो उसमें मैं भी ब्लेस होंगी, आप भी ब्लेस होगे, भले ही वो आपने पहले सुन रखा होगा।
आई ट्राई टू कट इट शॉर्ट। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, तो मंजू आंटी के कहने पे मैं बड़े मंदिर गई थी, और बड़े मंदिर गई, सब कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का सिरेनिटी, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का डिसिप्लिन, सेवादार लोगों की डेडिकेशन, इतना बड़ा, इतना प्यारा, इतना सुंदर बना हुआ है मंदिर। और मुझे एक ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि गणेश जी की मूर्ति है आगे। मुझे सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो मैं सुन के गई थी ना कि वहाँ पे आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, 1-to-1 कनेक्शन होता है। तो जब मैं चाय प्रसाद के लिए वेट कर रही थी, तो मैं मन ही मन में बोल रही, मैंने कहा गुरुजी, मंजू आंटी कहती हैं कि आपसे 1-to-1 कनेक्शन होता है, आपकी प्रेजेंस फील होती है। तो ये सब क्या है, प्रेजेंस फील होना, 1-to-1 कनेक्शन? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ी भाव से संगत आई हुई है, सब लोग आए हुए हैं, हर लेवल के, हर क्लास के लोग आए हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सेवादार इतने पैशन से, इतनी श्रद्धा से, डेडिकेशन से सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी, मुझे वो सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे वो फील ही नहीं हो रहा जो मंजू आंटी ने बोला था कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है, प्रेजेंस फील होती है यहाँ पे आपकी, और आप बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हो। तो मैंने कहा वो मुझे भी बताओ गुरुजी, वो कैसे होता है? ये मेरे मन में गुरुजी से बात चल रही थी, इतने में मेरे लेफ्ट में एक संगत आंटी बैठी थी, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, लेकिन उनके मुंह पे ना स्माइल बड़ी प्यारी थी, मैं कभी भी वो स्माइल भूल नहीं पाऊंगी। तो स्ट्रेंजर आंटी, मुंह पे स्माइल, ऐसे मुझे देखा, मेरे मन में चल रहा है कि गुरुजी आपकी प्रेजेंस यहाँ पे कैसे फील होती है। उन आंटी ने मुझे ऐसे देखा, मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रखा, मेरे मुट्ठी बंद करी और स्माइल करी। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो गया यार, गुरुजी तो माइंड रीडर है, वाकई वाकई यहाँ पे गुरुजी के प्रेजेंस फील होते। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया, ये खाली गुरुजी को पता है, और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, और ये स्ट्रेंजर आंटी मेरे हाथ में लॉकेट स्वरूप उसी मिनट, उसी सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है? तो संगत जी, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ शुक्राना, मेरे आंखों से गुरुजी के लिए शुक्राना के आंसू बह रहे थे। और वो दिन था और आज का दिन है। तो गुरुजी ने मुझे उसी दिन अपने शरण में ले लिया, उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं ना, गुरुजी की नगरी में, गुरुजी की संगत कम्युनिटी में, गुरुजी के परिवार में मेरा एडमिशन हो गया था। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, इतना मुझे ब्यूटीफुली वहाँ पे ब्लेस करने का, मुझे एक्सेप्ट करने का। और संगत जी, उसके बाद वो तब तो मैं, मतलब ये समझ लो कि तब उस दिन से मैंने ये ठान ली कि आज के बाद सिर्फ गुरुजी और कोई। मैं शुरू से माता रानी को मानती थी, और मैं कुछ सालों से बजरंग बली को भी मानती थी। तो मैंने विद ग्रेटिट्यूड टू देम, मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं एक ही नाव में सवार करूंगी, आज के बाद सिर्फ गुरुजी। तो वो जब मुझे वो ब्लेसिंग मिली ना, वो लॉकेट स्वरूप मिला, और मुझे खाली पता था मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारी इमोशंस चल रही थी। वाकई मंजू आंटी ठीक कह रही थी, अरे दिस प्लेस इज सुपर्ब यार, अमेजिंग, ये कैसे हो गया? तो मैं बहुत खुश थी, आई फेल्ट वेरी वेरी ब्लेस्ड, और मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी। और संगत जी, उसके बाद मैं लंगर, चाय प्रसाद पी के, लंगर प्रसाद खा के जब हम घर गए ना, उस दिन रात को मुझे सिर में बहुत दर्द हुआ। मुझे ना गुरुजी की शरण में आने से पहले से बहुत सिर दर्द होता था, और वो सिर दर्द ना अक्सर रहता था। माई हेड एक वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। मैं कभी भी थक जाती थी तो हेड एक, और कोई ज़्यादा कोई डेडलाइंस आने वाली है तो हेडेक, और पता नहीं कॉन्स्टिपेशन की वजह से था, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से था, मुझे थायराइड था वो था, या मेरी आई साइड वीक चल रही थी, स्पेक्स अभी सेटल हो रहा था वो था। लेकिन स्पेक्स का नंबर सेटल हो गया, फिर भी मेरे को हेडेक होता था। तो रीज़न पता नहीं चलता था, लेकिन मुझे बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत अक्सर हेडेक रहता था। मतलब मेरी फैमिली सुन के थक गई थी कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इसको हर वक्त, इसको कब नहीं होता सिर दर्द। संगत जी, जब मैं गुरुजी के मंदिर में पहली बार गई, और उस दिन रात को जब मैं जाके सोई, तो मुझे इतना सीवियर दर्द हुआ, वर्स्ट एवर हेडेक हुआ, बहुत सिर दर्द हुआ। और वो ऐसा दर्द था जैसे, मतलब मेरा सिर फट रहा, कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगा पता नहीं कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। तो मैं सो तो 1 मिनट भी नहीं पाई उस हेडेक के मारे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि किसी तरह से आप अभी सोने की कोशिश करो, मॉर्निंग में हम MRI करवाएंगे, इतना सीवियर दर्द हो रहा है आपको, और आप कह रहे हो स्प्लिटिंग हेडेक है, तो लगता है कुछ सीरियस है। तो और मेरे मन में ना, क्योंकि मैं नई नई जुड़ी थी, थोड़ा सा डाउट आ गया। मैंने कहा आज ही मैं गुरुजी के मंदिर में गई हूँ, मैं तो बहुत खुश हो रही थी, ये क्या, ये तो मेरा वर्स्ट हेडेक हो गया। सॉरी गुरुजी, आई एम रियली रियली सॉरी। उस वक्त मन में ख्याल आया, मुझे ये पता नहीं था कि आपके ब्लेस करने के तरीके बियॉन्ड अवर थॉट्स हैं। तो मेरे मन में ये आया, गुरुजी सॉरी। और मैं उसके बाद जो थोड़ी 5-2 मिनट मेरी आंख लगी, जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अपॉइंटमेंट लो, MRI करानी है। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, मेरा हेडेक भी चला गया है, एंड आई एम फीलिंग सो लाइट हेडेड। संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे सिर से ना
वाकई में आई से ट्यूमर या कोई बहुत बड़ा बर्डन या कोई हैवी चीज़ मेरे सिर से निकल गई है। आई फेल्ट वेरी लाइट हेडेड और मेरा हेडेक तो था ही नहीं, खाली उस दिन नहीं था, उस दिन के बाद से कभी मुझे वो हेडेक नहीं हुआ जो मुझे फ्रीक्वेंट हेडेक होता था। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिन बड़े मंदिर बुला के उस नाइट में मुझे वर्स्ट हेडेक दे के हमेशा के लिए मेरा हेडेक ठीक कर दिया। गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मेरा हेडेक ही नहीं, मुझे यहाँ पे संगत जी स्किन पिगमेंटेशन थी, एक्ने कह लो, पिगमेंटेशन कह लो, डिस्कलरेशन कह लो, मेरा मन नहीं करता था मिरर में अपने आप को देखने को, ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क पैचेस थे और मैं दुनिया भर की दवाइयाँ करके थक गई थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेटली ना मैं एक लाइटिंग क्रीम होती है ना जिससे हाइड हो जाए, मैं वो यूज़ करती थी। तो मैं ये भी गुरुजी से, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी, ये मैंने मन में अरदास की थी गुरुजी से, गुरुजी ये मैं बिल्कुल मिरर में अपने आप को देख नहीं पाती हूँ, ये मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई है, ऐसे मैंने बोला था। तो संगत जी मुझे उसी विजिट में पता चला कि गुरुजी जो है कॉपर लोटा ब्लेस करते हैं। मुझे पता क्या चला कि गुरुजी ने एक्चुअली ब्लेस करना होगा, तभी मेरी नॉलेज में डाला, तभी उस फ्यू डेज़ की, आई थिंक वो मेरी 1 वीक की विजिट थी, उस 1 वीक में गुरुजी ने मुझे 5 जुलाई को पहली बार बुलाया, 7 जुलाई अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बुलाया, फिर बुलाया और गुरुजी ने कॉपर लोटा भी ब्लेस कर दिया मेरे लिए। तो वो लोटा गुरुजी मैंने हार्डली यहाँ यूके आने के बाद 1 वीक या 10 डेज उसका ब्लेस्ड जल प्रसाद पिया होगा। जैसा बताया गया था कि उसका जो 2/3 जल प्रसाद है वो उस लोटे में पानी भर के रात को गुरुजी के स्वरूप के सामने बेड साइड पे रख दो, मॉर्निंग में उठते ही उसका 2/3 जल प्रसाद जो है उसको पी लो, मॉर्निंग में उठते ही बिल्कुल, और जो 1/3 है उसको नहाने के पानी में डाल दो, उससे नहा लो। तो मैं वो करती गई और अभी तक कर रही हूँ। लेकिन वो करते हुए मुझे खाली 7 डेज या 10 डेज हुए थे, मेरी वो स्किन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, बिल्कुल मेरी स्किन से वो पिगमेंटेशन, एक्ने सब चला गया। तो मैं बहुत हैरान होगी। और भी मुझे 2-3 हेल्थ इश्यूज थे, गुरुजी ने उस कॉपर लोटा को ब्लेस करके मेरे लिए बड़े मंदिर बुला के मुझे अपनी शरण में लेके और पता नहीं कितने तरीकों से मेरी सारी हेल्थ इशू सॉल्व कर दी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना मेरी सारी हेल्थ इशू सॉल्व करने का। जैसे गुरुजी ने मेरी हेल्थ इशू सॉल्व करी है, वैसे गुरुजी आप सब लोगों की और आपकी फैमिलीज की हेल्थ भी अच्छी कर दें, सारी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो संगत जी ये तो बीच में मैंने आपको 1-2 बताए, ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो जैसे चलती गई चलती गई चलती गई। तो एक अब जब यहाँ पे यूके में जब हम आ गए ना, तो हम सत्संग में जाते थे। तो सत्संग में मेरी बेटी और मैं जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी ट्रैवलिंग जॉब है पवन अंकल की, तो वो होते नहीं थे। लेकिन जब वो यहाँ पे होते थे ना, तो मेरा बड़ा मन करता था कि वो भी हमारे साथ सत्संग चलें, क्योंकि मुझे सत्संग में बैठना, संगत को, गुरु परिवार को देखना, उनके साथ बैठना, गुरु जी का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाना, उनकी शब्द गुरबानी सुनना, आरती, मंत्र जाप, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। और डे बाय डे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी, शुक्राना गुरुजी का। तो मुझे लग रहा था, और खाली मेरे साथ ही नहीं, मेरी बेटी आरुषि आंटी के साथ भी, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं और मेरी बेटी वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड, और इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। तो मुझे लगा कि ना अब मेरे हस्बैंड को, पवन अंकल को, जब यहाँ पे रहते हैं ना, उनको भी हमारे साथ सत्संग चलना चाहिए। संगत जी पवन अंकल जो है ना वो राधा स्वामी हैं, तो मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि अब राधा स्वामी नहीं मानो, मैंने उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि आज आप भी हमारे साथ सत्संग चलो। तो वो बहुत हम्बल हैं, ज़्यादा वो रिवोल्ट नहीं करते, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, उन्होंने बड़े प्यार से हाथ जोड़ दिया, नहीं मधु आप जाओ। तो मैं समझ गई। तो फिर नेक्स्ट वीकेंड जब फिर से सत्संग में जाने लगे, फिर से मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा कितना अच्छा रहेगा ना, पूरा तीनों फैमिली मिल के जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ दिया। तो इस बार मैंने मन ही मन में गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी वो दिन कभी आएगा जब हम तीनों भी सत्संग में जाएंगे। मैंने कहा गुरुजी आप पवन को भी जोड़ लो ना, पवन को भी ब्लेस करो। तो संगत जी ये बोला मन ही मन में, और पवन अंकल को 1-2 बार बुलाया सत्संग में, जब उन्होंने हाथ जोड़े तो उसके बाद तो बस गुरुजी से ही अरदास करी मैंने। संगत जी क्या हुआ, न्यू ईयर का सत्संग था। हमारे यहाँ सुनंदन अंकल हैं जो बर्मिंघम वेस्ट मिडलैंड्स गुरु परिवार के कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ही हम्बल अंकल है। तो उनके लिए हम सब गुरु परिवार के मन में बहुत रिस्पेक्ट है, और ख़ास तौर पे पवन अंकल। तो पवन अंकल ना शुरू से ही सुनंदन अंकल को बहुत पसंद करते हैं, पर्सनल लेवल पे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एज एन एल्डर। और ऐसा भी है, पवन अंकल को मालूम है ही इज़ लाइक आर, जिसे कहते हैं ना एंजल गार्डियन, जो मतलब सुनंदन अंकल बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी केयरिंग एंड वेरी सपोर्टिव। तो पवन अंकल उनका बहुत मान करते थे और करते हैं। तो इस बार न्यू ईयर का सत्संग सुनंदन अंकल के यहाँ हुआ। गुरुजी सुनंदन अंकल को बहुत ब्लेस करें, उनकी शोल्डर पेन हेल्थ बहुत अच्छी कर दें। तो सुनंदन अंकल के यहाँ न्यू ईयर का सत्संग था।
तो उन्होंने जैसे बुलाया हम सब लोगों को, उनको मालूम था पवन अंकल भी आए हुए हैं, तो पवन अंकल ने एज अ कर्टसी कि मैं उनका मान करता हूँ, मैं उनको मना नहीं कर सकता, उन्होंने बोला हाँ मैं इनके यहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना तो किया, चलो गुरुजी आप इनको बुला तो रहे हो। मैंने कहा लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अंकल का सत्संग है तो मैं जाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी जिनके यहाँ भी सत्संग होता है वो आपका दरबार बन जाता है, हम संगत को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ए अंकल के यहाँ जाऊंगा, बी अंकल के यहाँ नहीं जाऊंगा, या मैं खाली सी अंकल के यहाँ जाऊंगा। सारे ही गुरु परिवार है, जहाँ पे सत्संग होता है वो गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी विराजमान होते हैं और वो गुरुजी का दरबार बन जाता है। तो मैंने मन में सोचा चलो गुरुजी आप बुला तो रहे हो इनको, लेकिन इनके मन से ये निकाल दो कि अंकल हैं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी इनको सत्संग में बुलाया करो, जब ये यहाँ होते हैं इनको भी ब्लेस करो, इनको भी अपने से जोड़ लो। तो मैं खुश थी कि चलो ये चलेंगे। तो न्यू ईयर सत्संग में अंकल के यहाँ पवन अंकल भी गए, मैं, आरुषि आंटी और पवन अंकल गए। संगत जी एक्चुअली पवन अंकल ने ट्रैवल करना था यहाँ से दुबई, तो उन्होंने कहा कि मैं जो न्यू ईयर का सत्संग है अंकल के अटेंड करके मैं नेक्स्ट डे जाऊँगा। ऐसा ही हुआ, जब वो सत्संग में गए उनको वो चुपचाप रहे, उन्होंने देखा सब कैसा होता है। मैंने घर आके पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोला हाँ अच्छा था, सब लोग बहुत कामली बैठे हुए थे, प्रसाद बट रहा था, हाँ अच्छा था, बस इतना ही बोला उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना किया। तो मुझे ये पता चल चुका था कि पवन की जर्नी भी शुरू हो चुकी है। संगत जी नेक्स्ट डे पवन अंकल दुबई गए। जब ये दुबई गए ना, उससे एक दिन पहले अंकल क्या न्यू ईयर सत्संग अटेंड करके गए थे और गुरुजी से अरदास चल रही थी कि गुरुजी पवन को भी आप ब्लेस करना शुरू करो, पवन को भी अपने से जोड़ो। नेक्स्ट डे जब ये दुबई गए ना, अपने ऑफिस में बैठे तो इनके आना एक ऑडिटर, अब हम सबको अंकल बोलते हैं तो मैं अंकल ही बोलूँगी, इनके एक ऑडिटर फ्रेंड ऑडिटर अंकल आए। तो संकट जी वो ऑडिटर अंकल ना ऐसे जनरल कोई कॉन्वर्सेशन हुई तो वो पवन अंकल को बोलने लग गए, मेरे हस्बैंड को डॉक्टर मदान बोलते हैं, डॉक्टर मदान यू नो माई डॉटर इज़ वेरी गुड एट आर्ट्स, भाई मेरी डॉटर आर्ट्स में बहुत अच्छी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा व्हाट ऑल डज शी स्केच, वो क्या क्या बनाती है। तो उन्होंने ना, अब देखो उन्होंने, उनकी बेटी ने इतनी सारी स्केचेस करी थी, इतनी सारी पेंटिंग्स करी थी, इतनी सारी आर्ट पीसेस बनाई थी, लेकिन उन अंकल ने एज स्पेसिमेन या एज एग्जाम्पल जो पवन अंकल को दिखाई ना, खाली 2 चीज़ें दिखाई। संगत जी सोचो, वो बोल रहे हैं माई डॉटर इज गुड एट आर्ट्स, माई डॉटर इज गुड एट स्केचिंग, पवन अंकल बोल रहे हैं अच्छा क्या क्या स्केच करती है। उन अंकल ने अपनी बाजू पे ओम दिखाया, जो उनकी बेटी ने अपने फादर की बाजू पे स्केच किया था, टाटू टाइप किया था, बहुत सुंदर बना हुआ था। और दूसरी चीज़ दिखाई रोज़ फ्लावर, पता नहीं आपको मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है संगत जी वो ऊपर रोज़ फ्लावर, वो रोज़ फ्लावर, वो सेकंड स्पेसिमेन दिखाया, वो सेकंड स्पेसिमेन दिखाया फादर ने कि मेरी बेटी ये ड्रॉ करती है। तो हम लोग हैरान हो गए जब पवन अंकल ने मुझे भेजा कि मधु देखो ओम और रोज़ फ्लावर उन्होंने एज एन एग्जाम्पल ऑफ हिज डॉटर्स आर्ट दिखाया है। तो हम लोग बड़े हैरान हुए, इट कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस यार, जब आप गुरुजी की शरण में आते हो नथिंग इज कोइंसिडेंस। इतने सारे आर्ट्स, मतलब नॉर्मली जो लोग आर्ट करते हैं वो ये मतलब रोज इज द सिंपलेस्ट थिंग, तो वो दिखाते तो कुछ और भी दिखा सकते थे ना। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। मैंने कहा गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड पवन ऑल्सो रियली फेल्ट ब्लेस्ड कि ओम और रोज, क्योंकि अब तक मेरे मुंह से सुन के ना पवन को पता चल चुका था कि जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो रोज फ्रेग्रेंस या रोज या पीकॉक, और ओम तो हमें मालूम है गुरुजी खुद ही एक ओमकार है, ओम है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, इतना ब्यूटीफुली गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जर्नी शुरू करी, मेरे हस्बैंड पवन अंकल को अपने साथ जोड़ा। तो संगत जी ऐसा हुआ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड इंडिया चले गए। अब क्या था, उसके बाद ना हमारे यहाँ गुरुजी का फर्स्ट सत्संग होना था, और मैंने पवन अंकल को बोला था कि आप बड़े मंदिर से गुरुजी का बड़ा स्वरूप ले आना ताकि हम सत्संग में रखें। अब हालांकि ये वाला स्वरूप सुनंदन अंकल ने दे रखा था, लेकिन मुझे लगा कि बड़े मंदिर से आया हुआ बड़ा स्वरूप होगा ना, वो भी रखेंगे अपने घर में फर्स्ट सत्संग पे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने प्रवीण अंकल सेवादार जो हैं गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें, प्रवीण अंकल को व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है पवन अंकल कब आ रहे हैं, मैंने उनको डेज बता दी, कहते हैं ठीक है मिल जाएगा।
संगत जी, अब आप ये देखो कि बड़ा स्वरूप लेने के लिए पवन ने तो मुझे, पवन की जर्नी अभी नई नई शुरू हुई थी, तो पवन को मैंने बोला, पवन अंकल को, कि आप स्वरूप लेके आना प्रवीण अंकल से। तो पवन अंकल कहते हैं ठीक है, मैं स्वरूप लेने के लिए जाऊंगा। अब ये स्वरूप लेने के लिए गए तो प्रवीण अंकल ने बोला कि नहीं आज नहीं, आप कल आना। अब पवन अंकल को बोला था कि अंदर आप जाना, दर्शन करके आना, लंगर प्रसाद खाना। ये अंदर गए, लंगर प्रसाद किया। और संगत जी, इनकी पता नहीं फर्स्ट विजिट थी या सेकेंड विजिट थी बड़े मंदिर में, क्योंकि प्रवीण अंकल कहते रहे आज नहीं कल, फिर ये कल गए तो आज नहीं कल, और ये मुझे आके कहते थे मधु उन्होंने आज नहीं दिया, वो कल बुला रहे हैं। तो मैंने कहा प्लीज चले जाना। ऐसे ये 2-3 दिन जाते गए। अब देखो कितना ब्यूटीफुली गुरुजी उस वक्त स्वरूप डिले करके मेरे हस्बैंड को बुलाते रहे बड़े मंदिर में और ब्लेस करते रहे। और मेरे हस्बैंड ने बोला भी मधु बहुत दूर है, बहुत टाइम चला जाता है। मैंने कहा प्लीज जाओ ना, स्वरूप तो लाना ही है घर के लिए। लेकिन देखो गुरुजी कितने अच्छे तरीके से पवन अंकल को बुलाते रहे और ब्लेस करते रहे। तो ऐसे स्वरूप लाने के लिए जब पवन अंकल 1 बार 2 बार 3 बार बड़े मंदिर गए ना, संगत जी आई थिंक फर्स्ट विजिट थी या सेकेंड विजिट थी, मेरे हस्बैंड को ना बहुत बैक एक रहती थी। उन्होंने हर्निया की सर्जरी करवाई थी, फिर भी ठीक नहीं हुआ था। बहुत बैक एक रहती थी, स्वीयर बैक एक रहती थी। और ट्रैवल करते हैं, कुलीज नहीं होते वेस्टर्न कंट्रीज में, वो लगेज उठाते थे और वो वर्स ही होता जा रहा था। वो बहुत परेशान रहते थे। जब वो रात को सोते थे ना तो उनको बहुत दर्द रहता था उनका। हम लोग हॉट वाटर बॉटल से करते रहते थे, बट स्वीयर बैक एक रहता था उनको। आई रियली यूज टू फील बैड फॉर हिम। लेकिन ना उन्होंने अरदास करी ना मैंने अरदास करी, लेकिन गुरुजी बिना मांगे भी दे देते हैं। संगत जी, पवन अंकल जब बड़े मंदिर में गए फर्स्ट या सेकेंड विजिट में, उनको ना बड़े मंदिर में बहुत स्वीयर बैक एक हुआ, वर्स्ट हो गया। उनको बैठने में भी बहुत दिक्कत हुई जब उन्होंने बैठ के लंगर प्रसाद किया। जब लंगर प्रसाद करके ये बाहर आए, इनका प्लान था कि इन्होंने कहीं और जाना है वेडिंग पे, लेकिन क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था इन्होंने कहा मैं आगे कहीं नहीं जाऊँगा, सीधा घर जाऊँगा। अब ये भी गुरुजी की मेहर है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बड़े मंदिर से या सत्संग से ब्लेसिंग लेके आपको सीधा घर जाना चाहिए। तो इनको पेन बहुत हो रही थी, और तो इन्होंने कहा कहीं नहीं जा सकते। इन्होंने ड्राइवर को बोला सीधा घर ही ले लो। ये घर में गए, इनको बहुत दर्द हुआ। जब रात को सोए इनको भी वही हुआ। मॉर्निंग में उठे, इनका बैक एक खत्म, और इनका दोबारा कभी बैक एक हुआ ही नहीं, जो इतने सालों से चल रहा था। हर्निया ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने पवन अंकल को बड़े मंदिर बुला के लंगर प्रसाद खिला के और अपनी ब्लेसिंग से उनका बैक एक हमेशा के लिए ठीक कर दिया। उनको कभी नहीं हुआ। आज 2.5-3 साल होने वाले हैं, पवन अंकल को बिल्कुल बैक एक नहीं हुआ, एंड ही रियलाइजेस दैट। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि पवन अंकल को भी ब्लेस किया, जैसे उनकी बैक एक और हेल्थ इशू ठीक करी, गुरुजी आपकी और आपकी फैमिलीज की भी हेल्थ इश्यूज ठीक करें। तो संगत जी, कैरिंग फॉरवर्ड पवन अंकल्स जर्नी विद गुरुजी। तो ये अब देखो गुरुजी कैसे विश्वास कैसे जीते गए पवन अंकल का। तो उनका बैक एक भी ठीक हो गया। अब क्या था, उस डे में इनको बड़ा स्वरूप लाना था ना, तो प्रवीण अंकल ना एक दिन इन्होंने बुलाया कि मैं कल पक्का दे दूंगा। तो उस दिन गए, तो उस दिन पवन अंकल ने बोला स्वरूप दे दो, अब मुझे जाना है। तो प्रवीण अंकल ने कहा कि नहीं अभी मैं बिजी हूँ, मुझे गुड़गांव में एनुअल सत्संग है, वहाँ जाना है, तो आप कल आना। तो इस बार जब घर आए ना, तो पवन अंकल बोले मधु बहुत दूर है, बहुत टाइम चला जाता, अब रहने दो, सुनंदन अंकल का दिया हुआ तो है ही। तो मैंने कहा वो तो है ही, लेकिन मेरा बड़ा मन है कि बड़े मंदिर से भी स्वरूप आए। तो फिर मैंने अब इनको, पवन अंकल की फ्लाइट बैक टू दुबई थी फ्राइडे को। वेडनेसडे इवनिंग को ये बात हो रही है। वेडनेसडे इवनिंग को मैंने खुद प्रवीण अंकल को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा प्रवीण अंकल स्वरूप तो मिला नहीं, अब तो पवन आने वाले हैं। तो कहते हैं कि कब आ रहे हैं? मैंने कहा फ्राइडे को आ रहे हैं। तो कहते हैं उनको बोल दो कल आ जाए। मैंने कहा नहीं अंकल आपको पता नहीं है, वो अभी अभी जुड़े हैं, वो कहते हैं बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है, और जब 2 दिन रह गया उनकी वापसी को तो उनको और बहुत काम होते हैं, वो नहीं आएंगे। तो कहते हैं आंटी आप मेरे को पवन अंकल का नंबर दे दो, फिर आप मेरे पे और गुरुजी पे छोड़ दो, आप चिंता मत करो, स्वरूप जरूर पहुंचेगा आपके पास, बस आप मेरे पे छोड़ दो, उनका नंबर दे दो मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पवन अंकल का नंबर प्रवीण अंकल को व्हाट्सएप कर दिया। तो प्रवीण अंकल ने पवन अंकल को पता नहीं क्या बोला, पवन अंकल तैयार हो गए थर्सडे को बड़े मंदिर जाने के लिए। ये क्या तैयार हो गए, गुरुजी का बुलाना था। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, थर्सडे को फिर से पवन अंकल को बुलाया। थर्सडे को जब पवन अंकल गए बड़े मंदिर में, अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया और बड़ा स्वरूप भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो अब जब थर्सडे को स्वरूप मिल गया ना, तो हमारा प्लान ये था कि जब पवन दुबई से होते हुए यहाँ यूके आएंगे ना, हमारा जो फर्स्ट सत्संग की डेट है ना, उस तक ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा कि हम यहाँ से स्वरूप को लेमिनेट और फ्रेम करा सकें।
और हमें पता था यहाँ पे बहुत कॉस्टली भी होता है। तो मैंने बोल रखा था पवन अंकल को कि आप फ्रेमिंग और लैमिनेशन इंडिया से ही करा के आना। अब जब फ्राइडे को इनकी फ्लाइट है, थर्सडे को इनको स्वरूप मिला है, तो बोलते हैं मधु अब लैमिनेशन और फ्रेमिंग तो होगी नहीं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बोलो, जब आप यहाँ आओगे हमारे पास तो टाइम रहेगा ही नहीं। तो मैंने कहा आप एक काम करो, वो जो स्टूडियो वाला है ना उसको बोलो अर्जेंट है, देखो कोशिश तो करो। इन्होंने स्टूडियो वाले को ये तो बोल दिया अर्जेंट है, लेकिन ये नहीं बोला कि मुझे ट्रैवल करना है। इन्होंने बोला अर्जेंट है प्लीज़ कर दो। तो वो स्टूडियो वाले ने क्या किया कि अर्जेंसी है, शायद जो प्लास्टिक फ्रेमिंग और लेमिनेशन होती है ना उसमें टाइम लगता है, ग्लास फ्रेमिंग में टाइम नहीं लगता होगा, इसलिए उसने कहा, स्टूडियो वाले ने कहा अर्जेंट है, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। उसको नहीं पता था इन्होंने ट्रैवल करना है। उसने क्या किया कि ग्लास फ्रेमिंग कर दी, जो स्वरूप है उसके ग्लास फ्रेमिंग कर दी, ग्लास से लेमिनेट कर दिया और उसको फिर अच्छे से पैक कर दिया कि पवन अंकल को भी पता नहीं चला कि उसने कैसे किया है। तो पवन अंकल लेके आ गए। फ्राइडे को इनकी फ्लाइट थी। अब संगत जी फ्राइडे को इनकी फ्लाइट थी टू दुबई, एंड दुबई से होते हुए इन्होंने यूके आना था। दुबई में जब इनकी फ़्लाइट थी ना, इनका 2-3 दिन का स्टे था और इन दिनों में ये अपना दुबई का जो ऑपरेशन है वाइंड अप कर रहे थे। अपने वेयर हाउस में जितने भी इन्वेंट्री है क्लियर कर रहे थे। इनका स्टाफ जा चुका था, इनके पास खाली एक वर्कर, एक लड़का था। तो संगत जी खाली एक वर्कर बचा हुआ है, सारी इन्वेंट्री क्लियर करनी है, वाइंड अप चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, और कोई मैन पावर है नहीं, तो ये खुद ही फोकलिफ्ट पे चढ़ गए, क्योंकि इन्होंने सबसे ऊपर किसी पैलेट से सामान उतारना था। संगत जी जब ये फोकलिफ्ट पे चढ़े ना, बिलीव मी, इतनी जोर से गिरे, इतनी ऊंचाई से इतनी जोर से गिरे, धड़ाम से आवाज आई। खाली वो वर्कर ही नहीं, पास पड़ोस के काफ़ी लोग भी आ गए, क्योंकि इतनी जोर से आवाज आई, इतनी हाइट से ये गिरे। तो उन सब लोगों ने तो सोचा हो गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ना एम्बुलेंस बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का कि पवन अंकल को कुछ नहीं होने दिया। पवन अंकल कहते हैं नहीं आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो वो सब लोग हैरान हो गए देख के कि आप इतनी ऊंचाई से गिरे और आप बोल भी पा रहे हो, यू आर फाइन। तो उन्होंने बोला आई यू श्योर यू आर फाइन, कोई गुम चोट तो नहीं लगी ये वो। तो पवन अंकल ने बोला नहीं। तो पवन अंकल को ना खाली बाजू पे स्क्रैचेस आए थे, खाली 2 स्क्रैचेस आए थे। तो सब लोग हैरान हो गए, और वो जो सब लोग नेबरर्स आए थे और इनका जो वर्कर था, उन्होंने क्या कहा पवन अंकल को, डॉक्टर साहब ये आपका कोई, जिस इष्ट देव को आप मानते हो ना, आज उन्होंने ही आपको बचाया, वरना तो आज हो गया था, इतनी ऊंचाई से आप गिरे हो। जिस इष्ट देव को आप मानते हो ना, आज उन्होंने ही आपको बचाया। तो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने पवन अंकल को बचाया। तो पवन अंकल ने जब मुझे अपनी बाजू की फोटो भेजी ना जिसपे स्क्रैच थे, तो पहले तो मैंने कहा ये क्या हो गया। जब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई तो आई वॉज रिलीव। मैंने कहा इतने से में गुरुजी ने काट दिया। तो संगत जी ये गुरुजी ने ऐसे पवन अंकल को बचाया। फिर उसके बाद दुबई से जब यहाँ यूके आए ना, तो इन्होंने जब ये वाला स्वरूप है जो बड़े मंदिर से मिला था, और इसके ऊपर ग्लास फ्रेमिंग थी। शंकर जी जब हम लोग ये स्वरूप को खोला हमने, तो इसका जो ग्लास था ना चकनाचूर हुआ पड़ा था। पूरे ग्लास के टुकड़े टुकड़े थे, ग्लास फ्रेमिंग पूरी टूट चुकी थी। इनफैक्ट ग्लास फ्रेमिंग ही नहीं टूटी थी, गुरुजी के ना इस तरफ ना स्क्रैच है, मतलब ऐसे हेड से होते हुए फेस, अगर मैं बहुत क्लोज लाऊं तो आपको दिखेगा। तो मैं बहुत हैरान होगी, पूरे कांच के टुकड़े टुकड़े, और गुरुजी कैसे चेहरे पे स्क्रैच है। और मैंने पढ़ रखा था, आप सब लोगों को भी पता होगा, ये गुरुजी के वचनों में लिखा हुआ है, गुरुजी जब भी गुरुजी का स्वरूप खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए या गुम जाए, तो समझना गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा कष्ट टाला है, अपने ऊपर कष्ट ले लिया है, कर्म कटवाया है, बहुत बड़ा कष्ट टाला है। अब जब मैंने ग्लास के टुकड़े टुकड़े देखे और गुरुजी के चेहरे पे भी स्क्रैच देखा, तो मिनट नहीं लगा हमें समझने में कि गुरुजी ने पवन अंकल को बचाया ही नहीं, देखो हमें प्रूफ भी दे दिया है। तो गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया, पवन अंकल को बचाया। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और मुझे इतना ब्यूटीफुली ये बता भी दिया कि ये जो ग्लास टूटा है ये कष्ट अपने ऊपर लिया है पवन अंकल। सच्ची में वो दैट वाज अ लाइफ सेविंग ब्लेसिंग फॉर अस। गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो मैं यही बता रही थी ना कि कैसे जब आपके ऊपर कोई कष्ट आता है ना, तो अब आप क्या, आप रोगे कि आपको बाजू में स्क्रैच आ गई, या आप खुश हो कि गुरुजी ने आपकी जान बचाई। तो ऐसे इसमें तो हमें पता चल गया, गुरुजी ने वो ग्लास टूटा हुआ दिखा के माइंड में भी डाल दिया कि देखो आपका बहुत बड़ा कष्ट डाला है। लेकिन कई बार माइंड में या तो गुरुजी डालते नहीं है, या हम वो चीज़ को कैच नहीं कर पाते, तो हमें समझ में नहीं आता, और हम छोटी सी चीज़ पे या तो गुरुजी को कोसने लग जाते हैं या ये बोलने लग जाते हैं वाई मी। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई कष्ट है ना, ये समझो ये खाली 10% कष्ट है, 90% तो गुरुजी ने या तो टाल दिया है या अपने ऊपर ले लिया।
तो गुरुजी का बहुत शुक्राना पवन अंकल को अपने साथ जोड़ने के लिए, पवन अंकल की हेल्थ इशू सॉल्व करने के लिए, पवन अंकल को बचाने के लिए। तो संगत जी, ऐसे तो पवन अंकल की जर्नी शुरू हुई। तो आज की डेट में पवन अंकल जब भी यहाँ होते हैं तो सत्संग होता है तो वो ज़रूर चलते हैं। वो गुरु परिवार से घुल मिल गए हैं, तो वो जब सत्संग में गुरु परिवार के बच्चे होते हैं तो पवन अंकल सेवा करते हैं, उनको अलग रूम में लेके बैठ जाते हैं ताकि बच्चे प्रॉपरली डिसिप्लिन में रहें, प्रॉपरली बिहेव करें। तो मतलब गुरुजी ने देखो कितना ब्यूटीफुली अपने से जोड़ा, उनको सेवा भी देने लग गए हैं। तो जो मेरी अरदास थी गुरुजी से कि गुरुजी कभी वो दिन भी आएगा कि हम तीनों एज अ फैमिली आपके सत्संग में जाएंगे, पवन अंकल भी जुड़ेंगे। इतना ब्यूटीफुली गुरुजी ने वो अरदास कबूल की, अरदास फुलफिल करी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई मेरी। मैंने आपको बताया पवन अंकल को गुरुजी ने कैसे जोड़ा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ। अब जब फर्स्ट सत्संग की बात हुई है तो मैं आपको बता दूँ संगत जी, जब मैं शुरू में सत्संग में जाती थी ना, मुझे सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी ने इतने सत्संग में बुला के मुझे सत्संग का फॉर्मेट समझा दिया, डिसिप्लिन समझा दिया, और गुरुजी ने सेवा दे के सब कुछ समझा दिया। तो ना अब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी तो मेरे मन में आया कि ना हमारे घर में भी सत्संग होना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी हमारे घर में भी कभी सत्संग होगा, आप आओगे हमारे घर में? ऐसे ही मन में बात हो रही थी। तो संगत जी, एक ना अलका आंटी हैं यहाँ यूके में, तो मैं कई बार देखती थी सुनंदन अंकल अलका आंटी से फ़ोन पे बात कर रहे होते थे। तो मुझे ना उससे ऐसा लगता था कि जो अलका आंटी है ना, इनसे मेरी बहुत बनेगी, मेरे टाइप की है। तो मेरा बड़ा मन करता था उनसे मिलने को। जब सुनंदन अंकल के यहाँ सत्संग था ना, आई थिंक ये न्यू ईयर वाला ही सत्संग था, तो उन्होंने अलका आंटी को भी बुलाया था। तो अलका आंटी से मिलवाया। तो अलका आंटी को पता था कि गुरुजी ने बहुत ही एक ब्यूटीफुल सत्संग से मुझे बहुत ही आइडियल ब्यूटीफुल जॉब से ब्लेस किया था। वो जॉब सत्संग इज अ सत्संग इन इटसेल्फ, उसको मैं अभी पाक करूंगी, शायद गुरुजी फिर कभी सुनवाएंगे। तो वो मैं जॉब रिलेटेड सत्संग गुरु परिवार में शेयर कर चुकी थी, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुकी थी। अलका आंटी को मालूम था। तो अलका आंटी जब मुझसे मिली और जब हम लोग जाने लगे ना, तो मैं जब सत्संग में जाती थी ना, जब मेरे मन में एक ख्वाहिश आई कि हमारे यहाँ भी सत्संग होना चाहिए, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मन में ख्वाहिश तो आ गई है, प्लीज़ एक हिंट, एक इंडिकेशन की ज़रूरत है गुरुजी, एक हिंट, एक इंडिकेशन की ज़रूरत है। ये आई होप इट्स नॉट टू अर्ली कि गुरुजी मैं फर्स्ट सत्संग की ख्वाहिश कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई हिंट, कोई इंडिकेशन मिल जाएगा ना तो बस। तो जब ये अलका आंटी से मिले ना, तो अलका आंटी ने अचानक ही रैंडमली बोला, यू नो मधु, यू शुड डू अ सत्संग एट योर होम, गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड यू ब्यूटिफुली विद द जॉब। तो मैंने कहा, मुझे ऐसे लगा जैसे उनके थ्रू गुरुजी बोल रहे हैं। अब संगत में गुरुजी बसते, तो उनके थ्रू मुझे वो ऐसा लगा जैसे वो जो मैं एक हिंट की, एक फर्स्ट इंडिकेशन की वेट कर रही थी ना, वो अलका आंटी के थ्रू गुरुजी ने मुझे दे दिया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। एंड अलका आंटी को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बड़ी प्यारी है, बहुत बहुत प्योर सोल है, बहुत प्यारी हैं। तो गुरुजी ने मुझे फर्स्ट सत्संग से भी ब्लेस किया, इतना अच्छा गुरु परिवार दिया, अलका आंटी जैसी सोल सिस्टर दी हैं। यहाँ गुरु परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा, हमारी फैमिली से बढ़कर वो आप गुरु परिवार में आपस में एक दूसरे का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, जब वो मुझे फर्स्ट इंडिकेशन मिल गया ना, मैं घर पे आई तो मैं पवन अंकल को बताया, यू नो आज ऐसा हुआ था। तो तब से ना मैंने एक रट लगाई। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अब वो हिंट जो चाहिए था, हिंट और इंडिकेशन भी मिल गया, लेकिन फर्स्ट सत्संग कर पाऊंगी मैं? मेरे पास तो सत्संग का सामान ही नहीं है, मेरे पास तो आरती की थाली ही नहीं है। संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे मन में आरती की थाली क्यों आई, मतलब और भी कुछ सोच सकती थी। तो मैंने कहा मेरे पास तो आरती की थाली ही नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला। अच्छा, सेकेंड डे मैं ऑफिस जाते हुए हमेशा अपनी मम्मी से बात करती थी, मेरी मम्मी को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। तो मैंने अपनी मम्मी से बात करी, अपनी मम्मी को भी सेम बोला। मैंने कहा, यू नो मम्मी, वो हमारे यहाँ फर्स्ट सत्संग की ख्वाहिश थी, मैंने गुरुजी से बोला था कोई हिंट या इंडिकेशन दो। अलका आंटी ने ऐसे ऐसे बोला, लेकिन मम्मी पता नहीं सत्संग मैं कैसे करूँगी, मेरे पास तो सत्संग का सामान ही नहीं है, मेरे पास तो आरती की थाली ही नहीं है। दैट वॉज द सेकेंड टाइम व्हेन आई सेड। अच्छा, थर्ड टाइम मैंने शायद आरुषि को, अपनी बेटी को भी बोला और अपने सिस्टर को भी बोला। मैंने बस 3-4 लोगों को ही बोला, अपने हस्बैंड को, मम्मी आरुषि को, अपने सिस्टर को, और एक जॉय आंटी है यहाँ पे। संगत जी, जॉय आंटी के ना एक दिन उन्होंने, जॉय आंटी ने सत्संग रखा था बाहर। तो जब उनके यहाँ सत्संग था ना, उससे एक दिन पहले सुनंदन अंकल यहाँ पे आए। तो सुनंदन अंकल को जब मैंने बोला ना, दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैंने अपने मुंह से आरती की थाली वाली बात निकाली। तो अंकल बैठे थे, मैंने अंकल को बोला, अंकल मेरा बड़ा मन है हमारे यहाँ भी सत्संग हो, बट मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट सत्संग कर भी पाऊंगी या नहीं, मेरे पास तो सत्संग का सामान ही नहीं है, मेरे पास तो आरती की थाली ही नहीं है।
तो अंकल बड़े नाइसली बोलते हैं, अंकल कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कोई स्पेशल था इसमें, कोई यू नीड नॉट हैव अ स्पेशल थाली, कोई भी साफ थाली ले लो, कोई स्पेशल थाली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ थाली ले लो, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई प्रॉपर स्पेशल थाली चाहिए हो। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन वो मन में ना आरती की थाली वाला जिसे कहते हैं ना सुई अटकी हुई थी। जब नेक्स्ट डे, अब जॉय आंटी को बिल्कुल नहीं मालूम था, किस किस को पता था, सुनंदन अंकल को, मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर को और पवन अंकल को, और इन सब लोगों ने ऑफकोर्स जॉय आंटी को तो बोला ही नहीं है। अगले दिन जब जॉय आंटी के यहाँ सत्संग था ना, जब सत्संग हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, तो वो सत्संग के एंड में अचानक जॉय आंटी पीछे मुड़ के मेरी तरफ देख के बोलती है, मधु आंटी, मधु दी, वो मुझे दी बुलाती है, मधु दी कैन यू टेक दिस आरती की थाली टू योर होम। आई वॉज स्पीचलेस। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, मेरे मन में आरती की थाली चला आ रहा था, और वो रैंडमली मुझे बोल रही हैं कैन यू टेक दिस आरती की थाली टू योर होम। तो मैं भागी भागी गई उनके पास, मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे 90% श्योर था कि किसी इन 4 लोगों में से किसी ने इनको बताया होगा। अब मेरे पवन अंकल, आरुषि और मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी ने तो बताया नहीं, वो तो नहीं बात करते, तो मुझे लग रहा था शायद अंकल ने बताया होगा। तो मैंने कहा क्यों 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 आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, कहती बस ऐसे ही मन में आया। तो मुझे पता चला अंकल ने उनको बताया नहीं, और उनको गुरुजी ने जैसे आदेश दिया हो, मतलब अगेन संगत में गुरुजी बसते हैं, तो उनके थ्रू गुरुजी ने मुझे आरती की थाली से भी ब्लेस कर दिया, जिसकी मैंने रट लगा रखी थी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी जॉय आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, वो भी बहुत प्यारी हैं। तो देखो, मतलब गुरुजी ने कहा कि तूने ये आरती की थाली की रट लगा रखी है, ले मैं तेरे को आरती की थाली देता हूँ। तो संगत जी, जब मैं जॉय आंटी के सत्संग से घर पे आई ना, जब मैं घर में घुसी, तो आरती की थाली में वो जोत भी जल रही थी जो उनके सत्संग में थी। तो मैं जलती हुई जोत के साथ आरती की थाली जब मैं घर में लेके घुसी ना, आई कांट टेल यू मुझे कैसा लगा। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड, इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा लगा। देखो गुरुजी ब्लेस तो करते ही रहते हैं, इतनी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन गुरुजी फिर भी ब्लेस करते हैं। लेकिन एमंग ऑल द थिंग्स, मैंने एक स्पेसिफिक आरती की थाली की रट लगा रखी थी, और वही गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुली ब्लेस करी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, ऐसे गुरुजी ने आरती की थाली से भी ब्लेस कर दिया, और फर्स्ट सत्संग भी हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो गुरुजी ने सत्संग करवाने शुरू कर दिए, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, जब सत्संग होते थे ना, मैं, हमारा घर तो कहना ही नहीं चाहिए, गुरुजी का ही घर है, तो गुरुजी के इस घर में सत्संग होते थे ना, क्या था कि ना हमारे यहाँ जब हम यहाँ सेटल होने लगे थे, जब हम फर्नीचर लेने गए थे ना, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को एक ऐसा मॉडल सोफ़ा का पसंद आया था जिसमें 3 सीटर तो होता है, लेकिन 2 सीटर या सिंगल सीटर नहीं होता। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि अगर ये 3 सीटर लेंगे ना, तो इससे ड्राइंग रूम तो भरा भरा नहीं दिखेगा। तो उन्होंने बोला मुझे ये इतना पसंद है, अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो ना, तो हम 2 3 सीटर सोफ़ा ले लेते हैं, ठीक है, फिर तो ड्राइंग रूम भरा रहेगा। तो मैंने कहा अब इनको इतना पसंद है तो ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हम अपने घर में 3 सीटर सोफ़ा लेके आए, यानी हमारे घर में 2 सीटर या सिंगल सीटर सोफ़ा नहीं था। हमारे यहाँ जब सत्संग होने लगे ना, तो संगत जी वो 3 सीटर सोफ़ा को हम सेंटर में शिफ्ट करके और सत्संग करते थे। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था, बड़ा बड़ा दरबार है, पहले सत्संग में वही किया, सेकंड में वही किया, थर्ड में वही किया। तो जब चलता गया ना, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि ना अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता, मैं उस पर गुरुजी की गद्दी लगाती। वो एक ख्वाहिश सी मन में आई। अब ये साल आ गया, इस साल में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बाहर वाले सत्संग तो बंद हो गए। तो संगत जी, वर्चुअल सत्संग जो होता है ना, मार्च या अप्रैल से एवरी संडे एक ग्लोबल सत्संग होता है, पता नहीं वो ग्लोबल सत्संग है या यूरोप वाइड सत्संग है, तो उसकी ना प्लेलिस्ट आती है। जब पहली बार मेरे को प्लेलिस्ट आई ना, मुझे लगा कि मेरा मन कर रहा है, आई एम 200% श्योर गुरुजी मुझे खींच रहे थे उस वर्चुअल सत्संग की तरफ। तो संगत जी, मेरा मन किया कि अब बाहर के सत्संग तो बंद हो गए हैं, और ये संडे के संडे हुआ करेगा 12:30 to 2:30 यूके टाइम। तो मेरा मन किया जब बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही करते हैं। तो उस वक्त मैंने क्या किया, गुरुजी का स्वरूप तो था, लेकिन मेरे पास कोई सिंगल सीटर सोफ़ा नहीं था, और मुझे लगा एवरी संडे है, तो एवरी संडे कौन वो 3 सीटर सोफ़ा को सेंटर में ड्रैग करे, दरबार लगाए। मैंने ऐसे सोचा, तो मैं ना वो प्लेलिस्ट चलाती थी, ठीक उसी टाइम पे 12:30 पे चाय प्रसाद भी बनाती थी, कड़ा प्रसाद भी बनाती थी, प्रॉपर आरती करते थे, लेकिन गुरुजी की ऐसे गद्दी नहीं थी। और ना फर्स्ट डे सत्संग में क्या हुआ, मुझे ना कोई स्टमक इशू चल रहा था बहुत सीवियर। तो उस सत्संग में संगत जी क्या हुआ, जब आरती कर रहे थे ना हम लोग,
जब मेरे हाथ में आरती की थाली आई, आरती के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं डांस करने लगी। आई एम नॉट अ गुड डांसर, और ऐसा भी नहीं है कि डांस करना मेरी हॉबी है और मैं डांस करते रहती हूँ, नो नो वे। तो गुरुजी ने मुझे नचाया जैसे। आरती के बाद मेरा डांस करने को मन किया, मैं बड़ी ही खुशी से, दिल से, श्रद्धा से मैंने डांस किया गुरुजी के सामने। डांस करने के बाद मेरी वो स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरी एक स्टमक प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत पेट में दर्द भी हो रहा था, और ये गुरुजी ने मुझे ऐसे डांस करा के मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो उस दिन मुझे उस सत्संग के लिए बहुत श्रद्धा आ गई। मैं मतलब पहले ही सत्संग में गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो मैं तो ये एवरी संडे करूँगी। तो संगत जी, इस ईयर की मार्च या अप्रैल से एवरी संडे गुरुजी का सत्संग यहाँ पे हम करते हैं। अब ना वो मार्च या अप्रैल से चल रहा था, जुलाई तक एवरी संडे हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार जुलाई में क्या हुआ, जुलाई था या जून एंड था, मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैंने कहा गुरुजी, मैं बड़े प्यार से बैठती हूँ, आपके साथ बैठ के चाय प्रसाद पीती हूँ, हम लोग आरती करते, बड़ा अच्छा लगता है, प्लेलिस्ट चलती है। वरना तो अपनी इतने बिजी स्केड्यूल में कौन बैठ के 2 घंटे शब्द गुरबानी सुनता है। तो इसी तरह से हम गुरुजी के पास बैठते हैं, सब कुछ भूल भुला के शब्द गुरबानी सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा गुरुजी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये संडे सत्संग की दात, ये संडे सत्संग की ब्लेसिंग मेरे से कभी ना छीनना। तो मैंने कहा गुरुजी, सब कुछ करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप आते तो हो ना। तो संगत जी, गुरुजी का ही घर है, और हर सत्संग में गुरुजी जाते हैं, चाहे वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो। ये मेरे मन में ख्याल भी क्यों आया पता नहीं, लेकिन सब गुरुजी रचते हैं, वो ख्याल भी गुरुजी ने ही लाया था। तो मैंने कहा गुरुजी, आप आते तो हो ना। तो इतने स्ट्रांग पंजाबी में जैसे गुरुजी टेलीपैथी से बोल रहे हो, तो सब कुछ तो कर दिए, मेरी गद्दी नहीं लांदी, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप ऐसे ईजल स्टैंड पे था, लेकिन मैंने कोई सोफे पे या चेयर पे नहीं रखा हुआ था तब तक। तो सब कुछ तो कर दिया, लेकिन मेरी गद्दी नहीं लांदी। तो मुझे लगा, एम आई लिसनिंग राइट, मैं खुद ही ख्याल कर रही हूँ, ये मेरी रियलाइजेशन है या वाकई कोई बोल रहा है। तो मुझे उस वक्त श्योर नहीं हुआ ये क्या था। मतलब कई बार आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हो, तो वही आप अपने आप से बात करने लग जाते हो। क्योंकि मैं 2-3 बार कह चुकी थी कि काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता, मैं गुरुजी की गद्दी लगाती है। तो मुझे लगा ये वही मेरी डिज़ायर है या वाकई गुरुजी की आवाज़ है। एनीवेज, तो मैंने कहा अगर ये मेरे मन में ख्याल आ ही गया ना, तो नेक्स्ट संडे के सत्संग में, अब मेरे पास सिंगल सीटर सोफ़ा तो है ही नहीं, जो भी चेयर है ना, मैं चेयर पे गुरुजी की गद्दी लगाऊंगी, लेकिन मैं गद्दी ज़रूर लगाऊंगी। तो नेक्स्ट संडे आया, मैंने आरुषि के स्टडी टेबल के साथ की चेयर ली साफ करके, उस पर गुरुजी की गद्दी लगाई, और मैंने सत्संग के वक्त ही गुरुजी को बोल रही थी, हाय गुरुजी, सॉरी आपको बहुत टाइट लग रहा होगा। अब ये सारी बातें देखा जाए तो मीनिंगलेस हैं, गुरुजी के लिए क्या टाइट और क्या लूज, लेकिन कई बार हम लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं, और शायद वो थॉट्स भी गुरुजी डालते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, आपको बहुत टाइट लग रहा होगा, तो जैसे ही मौका लगेगा ना, मैं फर्नीचर शॉप पे जाके सिंगल सीटर सोफ़ा लाऊंगी, उस पर आपकी गद्दी लगाऊंगी। तो संगत जी, मैंने ना ये गुरुजी से बोला कि सॉरी गुरुजी, आपको टाइट लग रहा होगा। अपने हस्बैंड से तो मैं 2-3 बार बोल ही चुकी थी कि काश कि हमारे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता। उसके बाद संगत जी, 1 जुलाई को हमारे यहाँ एक सत्संग था, क्योंकि किसी संगत को गुरुजी ने विजन में या टेलीपैथी से बोला था कि मधु आंटी को बोलो अपने यहाँ सत्संग करें। तो अब ये जो 1 जुलाई को सत्संग करना था ना, ये हमने जूम करना था, तो मैंने सोचा आई बेटर शिफ्ट द लॉन्ग सोफ़ा, 3 सीटर सोफ़ा, मतलब प्रॉपर चेयर नहीं, प्रॉपर दरबार लगे। तो उस 1 जुलाई सत्संग के लिए हमने वो 3 सीटर सोफ़ा को शिफ्ट किया, गुरुजी का दरबार लगाया। तो जब सत्संग हो गया इवनिंग में, मैंने फिर से बोला अपने हस्बैंड को कि देखो हमारे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता तो हम उस पर गद्दी लगाते, अब ये हम दरबार बढ़ाएंगे, फिर संडे सत्संग के लिए मैं फिर से चेयर लाऊंगी। मैंने कहा काश कि सिंगल सीटर सोफ़ा होता। तो इस बार शायद गुरुजी को ये मेरी अरदास या इसमें लगा कि ये वाकई ये मांग रही है। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं जितना जल्दी हो सकेगा सिंगल सीटर सोफ़ा लाऊंगी, खाली आपकी गद्दी के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, वैसे ज़रूरत नहीं है, खाली गुरुजी की गद्दी के लिए मुझे चाहिए। तो संकट जी, उस वक्त जब ये अपने हस्बैंड से बोला, गुरुजी से बोला, तो ये 1 जुलाई इवनिंग थी। अब हमारे यहाँ रमन आंटी हैं, बड़ी प्यारी आंटी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। वो उन दिनों यूके गुरु परिवार में थी, अभी वो इंडिया शिफ्ट हो गई हैं। तो संकट जी, वो शिफ्ट हो रही थी, तो वो शिफ्ट हो रही थी ना, तो वो 2-3 महीने से वो अपने घर का सारा फर्नीचर डिस्पोज ऑफ कर रही थी, और एवरीथिंग वॉज बीइंग डिस्पोज ऑफ नाइसली, क्योंकि बहुत अच्छे से डील्स लगा रही थी, जो भी कर रही थी, तो सब कुछ हो गया। तो उनके यहाँ ना एक सिंगल सीटर सोफ़ा था, जिसको उन्होंने सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए यूज़ किया था। जब जब उनके यहाँ सत्संग होता था, वो गुरुजी की गद्दी उस पर लगाती थी। तो सिंगल सीटर सोफ़ा जब देने की बारी आई ना, तो उनके मन में हमेशा ख्याल आता था, ये इतना ब्लेस्ड सोफ़ा है, मैंने इस पे हमेशा गुरुजी की गद्दी लगाई है, काश कि ये किसी संगत के पास जाए। तो जब जब वो ये बोलती थी ना, उनको गुरुजी ना मेरी फ़ोटो फ्लैश कराते थे।
तो उनको लगता था मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, और वो हेजिटेट करती रही कि मैं मधु दी से पूछूंगी उनको अच्छा लगे नहीं लगे। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब जब उन्होंने सिंगल सीटर सोफा का सोचा, गुरुजी ने उनको मेरी फोटो फ्लैश कराई, और उन्होंने ये वो अवॉइड करती गई क्योंकि उनको हेजिटेशन हुई। और वो उनके जो भी उनके एफर्ट्स थे वो कंटिन्यू थे। उन्होंने डील लगाई सिंगल सीटर सोफ़ा की, और वो सोफ़ा इतना अच्छा है, इतनी अच्छी कंडीशन में, इतना ब्यूटीफुल सोफ़ा, इतना ब्लेस्ड सोफ़ा, जो कोई भी आता था पसंद करता था, लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं ले गया। शायद गुरुजी चाहते ही नहीं थे। एक किसी ने तो ये भी कहा कि है तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरा ड्राइंग रूम छोटा है तो इसलिए ये सोफ़ा बड़ा है। तो मतलब सब लोगों को पसंद आया। रमन आंटी भी सोचती थी पता नहीं यही चीज़ रह गई या बाकी सब कुछ हो गया है। तो मतलब हर कोई आता है, पसंद आता है। उन्होंने फ्री में भी देने की कोशिश करी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैं हाइटन कर रही हूँ कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो किसी और को दें। वो खुद भी नहीं चाहती थी, वो चाहती थी किसी संगत को मिले। तो 1 जुलाई इवनिंग को गुरुजी से बोला, गुरुजी काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता, मैं आपकी गद्दी लगाती। उधर रमन आंटी को गुरुजी मेरी फोटो दिखा रहे हैं। तो 2 जुलाई को मॉर्निंग में रमन आंटी का मेरे पास मैसेज आता है, मधु दी, आई हैव अ सिंगल सीटर सोफ़ा, आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू, आर यू ओके विद दैट? और उन्होंने मुझे इस सिंगल सीटर सोफ़ा की फ़ोटो भेजी। मैं हैरान हो गई, यार ये कैसे हो गया? मैं तो कह रही थी, और ये रमन आंटी का मैसेज। मैंने उनको कॉल किया तो मैंने उनकी पहले उनकी बात सुनी, तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। तो मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा अब आप मेरी बात सुनो। तो मैंने उनको अपनी साइड बताई कि मैं तो कल भी बोल रही थी पवन अंकल से कि काश कि हमारे पास सिंगल सीटर सोफ़ा होता, खाली गुरुजी की गद्दी के लिए चाहिए। तो इधर से मैं बोल रही हूँ, उधर से रमन आंटी बोल रही हैं कि काश कि ये ब्लेस्ड सोफ़ा जिसपे हमने हमेशा गुरुजी की गद्दी लगाई है, खाली संगत कोई जाए, उनको गुरुजी मेरी फ़ोटो दिखा रहे हैं। तो कैसे गुरुजी ने ब्यूटीफुली डॉट्स कनेक्ट करी, तो उनको मेरे से मिल मतलब उनको मुझे दिखाया, और मुझे उनकी गद्दी सिंगल सीटर सोफ़ा के बारे में बताया, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मुझे सिंगल सीटर सोफ़ा खाली गुरुजी की गद्दी के लिए चाहिए था। तो संगत जी आगे मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो ऐसे ये ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोफ़ा दिया जिसपे गुरुजी की गद्दी लगी है। ये गद्दी, ये सोफ़ा गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। तो मतलब आप सोचो गुरुजी कैसे करते हैं। ही इज़ अ माइंड रीडर, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ सच अ मास्टर प्लानर। उधर रमन आंटी को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। अब हर संडे को आप सोच सकते हो इस ब्लेस्ड गद्दी के सामने बैठ के वो वर्चुअल सत्संग जब होता है तो कितना अच्छा लगता होगा मुझे। मैं और संगत जी, अब ये वर्चुअल सत्संग की बात हो रही है ना, आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। ये भी रिसेंट की बात है संगत जी। क्या दिवाली सैटरडे को थी। दिवाली पे सुनंदन अंकल, आज लगता है गुरुजी सुनंदन अंकल को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, हर सत्संग में उन्हीं का जिक्र हो रहा है। तो दिवाली पे सुनंदन अंकल ने अपने यहाँ सत्संग रखा जिसको उन्होंने जूम किया। हम सब लोगों के लिए वो जूम वर्चुअल सत्संग था। सैटरडे को दिवाली थी, संडे को वर्चुअल सत्संग होता ही है। एंड रिमेंबर, अप्रैल से अभी तक एवरी सिंगल संडे वो वर्चुअल सत्संग गुरुजी ने करवाया और ब्लेस किया है। तो वो दिवाली वाला जो सैटरडे था ना, सैटरडे इवनिंग को अंकल ने सत्संग रखा, तो सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। और उसके बाद ना फ्राइडे को भी मैं बहुत बिजी थी और मुझे ना थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चाहिए था, और दिवाली की थोड़ी सफाई में हम लोग थक ही जाते हैं। और सैटरडे को जब अंकल का सत्संग हो गया ना, सब साफ सूफ करके जब हम रात को सोने लगे ना, तो मेरे मन में मतलब वो चीज़ आई कि अरे कल भी मैं बहुत लेट नहीं उठ सकती, तो उठ के क्योंकि मुझे अच्छे से सफाई करनी है, कड़ा प्रसाद बनाना है, कल सत्संग है। लेकिन वो थोड़ा सा मन में आया, मैंने कहा गुरुजी आज तो सैटरडे का सत्संग किया है, कल फिर संडे का। गुरुजी हो गया ना इस वीकेंड का सत्संग। वो पता नहीं क्यों आया, आज तक तो आया नहीं। मैंने कहा गुरुजी आज दिवाली का सत्संग हो गया, ये वीकेंड का सत्संग हो गया ना, कल भी संडे का सत्संग। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी, प्लेलिस्ट आएगी, आप करवाओगे तो मैं ज़रूर करूँगी। संडे सत्संग तो आपकी दी हुई ब्लेसिंग है, आपकी दी हुई दात है। ठीक है गुरुजी, मेरे को उठा देना, मेरे को लेट नहीं करना, मैं ज़रूर करूँगी। मैंने कहा आप उठाओगे, आप करवाओगे तो मैं ज़रूर करूँगी। संगत जी, अप्रैल से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी प्लेलिस्ट नहीं आई हो। हमारे यहाँ संजोती आंटी हैं, पहले सुनंदन अंकल भेजते थे, आजकल संजोती आंटी भेजती हैं। गुरुजी संजोती आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। तो संजोती आंटी ना नॉर्मली सैटरडे मॉर्निंग या सैटरडे इवनिंग तक संडे की प्लेलिस्ट भेज देती है, उनको किसी ग्रुप से आती है। तो नॉर्मली मैं संडे मॉर्निंग उठती हूँ तो प्लेलिस्ट आई होती है। एक आध बार नहीं भी आई तो उनको बोला और उन्होंने भेज दी। मतलब वो कई बार प्लेलिस्ट आने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्लेलिस्ट नहीं आई हो। वो प्लेलिस्ट आती है और 12:30 टू 2:30 यहाँ गुरुजी अपने पास बिठाते हैं और बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, सत्संग होता है। दिवाली के सैटरडे के नेक्स्ट डे संडे जब मन में थोड़ा सा ये आया कि
टू बी ऑनेस्ट मेरे मन में आया कि मुझे संडे का रेस्ट चाहिए, लेकिन संडे का सत्संग है। ये गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली कि ये सैटरडे का सत्संग कर चुकी है, अब इसको लग रहा है संडे का सत्संग भी, और इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। संडे को जब मैं उठी ना, एक तो गुरुजी ने मुझे, सोचो 12:30 सत्संग के लिए नॉर्मली मैं लेटेस्ट में 10 o'clock उठ जाती हूँ, 9:30 10, जितना भी मैं रिलैक्स करना चाहूँ लेटेस्ट 10 o'clock, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें करके फैमिली को खिला के कड़ा प्रसाद बना के 12:30 के लिए इतना तो होना ही होता है। वो पहली बार था गुरुजी ने मुझे 12:30 के लिए 12:10 उठाया। मैं हैरान होगी, मैं बहुत झटके, मैंने कहा अरे गुरुजी सत्संग है, ओहो गुरुजी उठाया नहीं। मैं 12:10 पे उठी, मैं हैरान होगी, आज तक सोचो 12:10 पे कोई उठता है क्या। मैंने कहा गुरुजी उठाया नहीं सत्संग। मैं फटाफट से करने लग गई, तो मैंने देखा संजोती आंटी ने भेजी नहीं प्लेलिस्ट। तो मैंने संजोती आंटी को पूछा, तो उन्होंने बोला, उन्होंने फिर जो भेजी ना, उनका मैसेज था सॉरी द प्लेलिस्ट गॉट डिलीटेड, तो आई एम सेंडिंग यू दिस। और उस प्लेलिस्ट पे 9 नवंबर की डेट लगी हुई थी, पुराना मतलब वो पुरानी प्लेलिस्ट थी। तो मुझे ऐसे लगा कि आज तक तो प्लेलिस्ट डिलीट नहीं हुई है, और ये आज की प्लेलिस्ट आई नहीं है, और ये पुरानी प्लेलिस्ट संजोती आंटी भेज रही है। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली है। तो गुरुजी कह रहे हैं चल तू कल सत्संग कीता है, आज ठीक है। मैंने तो ऐसे उसको इंटरप्रेट किया, क्योंकि वो प्लेलिस्ट वैसे भी उस संडे की थी नहीं, तो मैंने तो उसको ऐसे ही सोचा कि गुरुजी ने कहा चल ठीक है, तो वो वाला संडे का सत्संग फिर नहीं हुआ। अदरवाइज अप्रैल से लेकर आज तक हर संडे को गुरुजी बड़े अच्छे से बिठाते हैं और ब्लेस करते हैं। गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सब लोग भी अगर फिजिकल सत्संग में नहीं जा पा रहे हो ना, तो बहुत सारे ये वाला सत्संग है, और भी बहुत सत्संग होते रहते हैं, फेसबुक पे प्लेलिस्ट होती हैं, किसी भी सत्संग की प्लेलिस्ट चला लो, जुड़ जाओ। और आप ऐसे ही इमेजिन करो कि जैसे आप बाहर सत्संग में जाते हो तो क्या होता है, गुरुजी का स्वरूप होता है, आप चाय प्रसाद पीते हो, वैसे ही चाय प्रसाद बनाओ, वैसे ही कड़ा प्रसाद बनाओ, वैसे ही आरती करो, वैसे ही गुरुजी के सामने बैठ के प्रसाद एंजॉय करो, वैसे ही शब्द गुरबानी को सुनो, वैसे ही गुरुजी से बात करो। बस कमी होगी तो संगत की होगी, वो आपका परिवार है, मतलब आपकी फैमिली होगी, बाहर की संगत नहीं होगी। अगर आप इमेजिन करो, उसी श्रद्धा से बैठो ना, आई टेल यू वर्चुअल सत्संग में भी यू रियली डोंट मिस एनीथिंग। आई रियली डोंट मिस एनीथिंग। कुछ मिस करती हूँ तो संगत, और मैं कुछ मिस नहीं करती। बल्कि अब तो ये हाल है, थर्सडे फ्राइडे आते आते मेरी बेटी में हम सब कहते हैं इस बार संडे में क्या रखेंगे चाय प्रसाद के साथ, संडे सत्संग में क्या रखेंगे। मतलब हम बाहर भी सत्संग में जाते हैं तो ऐसे ही सोचते हैं ना। तो गुरुजी ने वही फीलिंग दे दी है, वही ब्लेसिंग दे दी है। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। अब संगत जी, एक मैं आपको और बहुत ही क्यूट सत्संग सुनाती हूँ। ये कल रात से मेरे मन में चल रहा था। संगत जी, क्या है कि मैं ना पहले मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं समोसा कभी भी नहीं खाती थी, क्योंकि समोसा डीप फ्राइड होता है, तो आउट ऑफ डाइटिंग या कैलोरी कॉन्शियस की वजह से मैं समोसा कभी भी नहीं खाती थी। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद बड़े मंदिर में गुरुजी ने खिलाया, सत्संग्स में पहले रिलीजियसली चाय प्रसाद में साथ में समोसा ही होता था। तो गुरुजी ने ना समोसा खिला खिला के मेरा ना टेस्ट डेवलप हो गया। मुझे समोसा बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत अच्छा लगने लग गया। मुझे इतना अच्छा लगता था समोसा, लगता है क्योंकि गुरुजी ने वो टेस्ट डेवलप कर दिया, और गुरुजी के थ्रू ही मैंने समोसा खाना शुरू किया। संगत जी, क्या हुआ, ये आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। वैलेंटाइंस डे का सत्संग आने वाला था, और ये वाला जो मेरा वीक था ना, मुझे गुरुजी सॉरी एंड फॉरगिव मी अगर मैं कुछ डेट्स में कर रही हूँ। ये वाला वीक ना, मेरा जिस वीक की बात कर रही हूँ, ये वीक मेरा बहुत बिजी चल रहा था। इस वीक में मुझे मंडे ट्यूसडे को लंदन जाना था बर्मिंघम से, उसके बाद वापस आके मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे। उस वीक में मेरी इंटरसिटी ट्रैवल भी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट की डेडलाइंस भी थी। वीक 1 वैसे ही बिजी होता है, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा था संगत जी। तो क्या हुआ, जब मैं बर्मिंघम आ गई, थर्सडे को सारे प्रोजेक्ट्स हो गए ना, तो मुझे ये फील हो रहा था कि प्रोजेक्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। और मैं रात को 7:30-8 बजे तक ऑफिस में बैठी रही, और मेरे बॉस भी मेरे साथ थे। संगत जी, माई बॉस लॉस्ट द काउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी वर फेसिंग इन दैट प्रोजेक्ट। मतलब ही रियली लॉस्ट इट, ही गेव अप। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, मैं बिल्कुल, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, और गुरुजी ने मुझे एक्टिव रखा। सुबह से सोचो, सुबह 7:30 से मैं ऑफिस गई थी, इवनिंग के 7:30 हो गए। मैं नॉन स्टॉप प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। प्रोजेक्ट में कॉम्प्लिकेशंस पे कॉम्प्लिकेशंस आई जा रही हैं, और वो थर्सडे ही डेडलाइन थी। तो मुझे फील हो रहा था कि कैसे, और मेरा बॉस भी देख रहा है ये इंसान है या क्या है। मेरी एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे थी, और मेरा माइंड भी चल रहा था। वरना ऐसे में यू गिव अप, आपकी डेडलाइन अभी क्लोज है, आपका माइंड काम करना बंद कर जाता है। और मैं इतने सारे नंबर्स पे काम कर रही थी, तो मुझे लग रहा
था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, और मैंने अपने डेस्क के साथ में गुरुजी का स्वरूप भी रखा हुआ है। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती और गुरुजी ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी देते, कुछ आइडिया देते, मैं वो करने लग जाती। तो ये प्रोजेक्ट हमने कर दिया, और मेरे बॉस को पता था, मैंने बॉस को बोल दिया कि अब डिस्क्रिपेंसीज आएंगी तो आएंगी, आपको मालूम ही है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। संगत जी, फ्राइडे मॉर्निंग को जाके एक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि क्या डिस्क्रिपेंसीज रही इस प्रोजेक्ट की। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कितनी कितनी डिस्क्रिपेंसीज होगी। गुरुजी का बहुत शुक्राना, निग्लिजिबल डिस्क्रिपेंसीज थी। मेरा बॉस भी देखता रह गया, हम लोग हैरान हो गए। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना हो ही नहीं सकता था, कौन कर सकता है। मैं आपको डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहती कैसे गुरुजी ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब निग्लिजिबल, मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी ने आके किया, क्योंकि कुछ तो मुझे मालूम है। आई वाज एक्सपेक्टिंग देम कि ये डिस्क्रिपेंसी तो श्योर आएगी, ये तो श्योर आएगी, इसके अलावा मुझे पता नहीं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरी खुली आंखों से मुझे पता था डेडलाइन से पहले वो डिस्क्रिपेंसीज मेरे से हुई हैं, वो भी नहीं आई तो कैसे हो सकता है। तो गुरुजी ने किया, तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो फ्राइडे मॉर्निंग जब मैंने जाके देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं मन ही मन में गुरुजी को शुक्राना भी कर रही थी, और मैं बहुत रिलीव थी कि फ्राइडे इवनिंग को जब मैं ऑफिस से निकलूंगी ना, तो बहुत ही हेक्टिक वीक चला गया, अब वीकेंड आ गया तो मैं रिलैक्स करूंगी। तो संगत जी, लंच टाइम में मैं गई, और वैलेंटाइंस डे सत्संग के लिए मैंने सोचा मैं गुरुजी के लिए कुछ ले लेती हूँ। गुरुजी के लिए बहुत वो ग्रेटिट्यूड भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था, गुरुजी ने इतना साथ दिया एज यूजुअल। संगत जी, अब मेरे पास टाइम था नहीं, इतना लंच टाइम में गई, मैंने सोचा कि ना क्या लूँ, मन ही मन में बोल रही। मैंने कहा गुरुजी आपको क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खाओगे गुरुजी, क्या लूँ वैलेंटाइंस डे सत्संग के लिए, क्या लूँ। क्योंकि मैंने देखा था लोग चॉकलेट्स लेके आते थे, कुछ लोग फ्लावर्स लेके आते थे। मैंने कहा कुछ तो सत्संग में लेके जाऊँ गुरुजी के लिए, और वो भी वैलेंटाइंस डे है। तो मन ही मन में ये आ रहा था, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मुझे आके चीज़ें कंप्लीट करनी है, मैं इवनिंग में ही जा पाऊंगी। तो मैंने कहा टाइम ज़्यादा है नहीं। संगत जी, जिस स्टोर में मैं गई ना, मन ही मन में कह रही हूँ गुरुजी क्या खाना चाहोगे, क्या लूँ आपके लिए, आप बताओ ना। आप बिलीव करोगे, ऑटोमेटिक डोर खुला, खुलते ही सामने इतना बड़ा चॉकलेट का बॉक्स, और बॉक्स के बाहर रोज, इतना बड़ा रोज बना हुआ था। मतलब हमारी एक रोज ब्रांडेड चॉकलेट है, तो बाहर रोज बना हुआ और अंदर चॉकलेट है। सोचो, एक तो रोज वैसे ही गुरुजी को पसंद है, और ऊपर से वैलेंटाइंस डे पे रोज और चॉकलेट एक ही चीज में अगर आपको मिल जाए, और वो आप सोचो, जब मैं मन में बोल रही हूँ गुरुजी क्या खाना चाहोगे, क्या लूँ आपके लिए, टाइम नहीं है, और डोर खुलता है, हाँ इतना बड़ा रोज और रोजेस की चॉकलेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे गुरुजी कह रहे बस तू यही उठा ले, मैंने वो उठाई, ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, तो गुरुजी के लिए वो ले ली। अब फ्राइडे आफ्टरनून में वैलेंटाइंस डे सत्संग के लिए ली, और इवनिंग आया, इवनिंग में जस्ट हो गया ना, मैं बहुत रिलैक्स हुई, मैंने कहा थैंक गॉड वीकेंड आ गया। संगत जी, अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था ना थर्सडे को या वेंसडे को जब मैं आई थी ना, तो आने के बाद मैं बहुत थकी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे इतनी थकी हुई है, तो वो मुझे बॉदर नहीं करना चाहते थे कुकिंग के लिए। तो उन्होंने बोला कि ना चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे को सुबह भी जल्दी जाना है, मैं थोड़ा सा अभी और करना है, मैं सोना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि आप लोग चले जाओ, कहते हैं आपके लिए ले आएंगे। मैंने कहा नहीं, आप लोग चले जाओगे वही मेरे लिए हेल्प है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ नहीं लाना। तो ये लोग बाहर खाने गए, मैंने अपने लिए ऐसे ही कुछ सैंडविच बनाया, और ना उस सैंडविच का टेस्ट नहीं आया, बिल्कुल बेकार था। मैंने क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में बनाया होगा, नींद आ रही थी। तो फ्राइडे को जब मैं इवनिंग में ऑफिस से निकल रही थी ना, तो मैं मन ही मन में कह रही थी गुरुजी बहुत हेक्टिक वीक चला गया, अब मैं रिलैक्स करूंगी, आज तो कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है। मैंने कहा गुरुजी कुछ अच्छा खिला दो, कल भी सैंडविच का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी इतना मैडनिंग वीक था, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया। गुरुजी बहुत अच्छा खाने को मन कर रहा है, कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है, गुरुजी क्या अच्छा खिला रहे हो, क्या अच्छा खिला रहे हो, मैं ये मन ही मन में बोल रही हूँ। तो फिर मन में ना वो डिज़ायर आई समोसे की। मैंने आपको बताया ना, गुरुजी ने समोसे के लिए मेरा टेस्ट डेवलप कर दिया, मुझे समोसा बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा गुरुजी समोसा खाने को मन कर रहा है, समोसा खिला दो। अब संगत जी, जिस एरिया में हम रहते हैं ना, यहाँ ये इंडियन मार्केट तो यहाँ है ही नहीं, इंडियन मार्केट दूर है, और यहाँ पे कोई इंग्लिश स्टोर भी नहीं है, खाली एक कोऑप है, और वो इंग्लिश स्टोर है। कोऑप में तो समोसा मिलेगा नहीं, तो मुझे पता था मेरी डिज़ायर तो डिज़ायर ही रह जाएगी, क्योंकि इस पूरे एरिया में इंग्लिश स्टोर भी एक ही है, और इंडियन मार्केट तो बहुत दूर है, और क्या मैं अपने समोसे के लिए इंडियन मार्केट में जाऊँगी। तो मैंने कहा हाय गुरुजी, काश की समोसा खाने को मिल जाए, और मन में बोली जा रही गुरुजी क्या अच्छा खिला रहे हो, समोसा खिला दो ना, ऐसे बोला। और ये बोलते हुए फिर मैंने सोचा कि ना और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, अब क्या करें। मैंने कहा घर में फ्रोज़न समोसा है, वो फ्राई करके खा लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं अभी पहुँच रही हूँ, आके बनाऊँगी, खाओगे। कहते हैं नहीं, मैं तो बहुत फुल हूँ, मैं नहीं खाऊँगा। मैंने फ़ोन रखा, फिर मैं मन में कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी वो भी प्लान कैंसिल। मैंने कहा गुरुजी फ्रोज़न समोसा भी नहीं। मैंने कहा छोड़ो, प्लान ही कैंसिल। मैंने कहा क्या गुरुजी, समोसा खाने को मन था। ये बोला, मैं बस स्टॉप पे उतरी, और संगत जी वो जो मैं बोल रही हूँ, द ओनली इंग्लिश स्टोर इन आर एरिया, कोऑप,
तो उस कोऑप से हम लोग मिल्क वगैरह जो एसेंशियल्स हैं वो लेते हैं। उस दिन मुझे कुछ नहीं लेना था, मेरा प्लान नहीं था कोऑप में जाने को। मन में चल रहा है कि गुरुजी हेक्टिक वीक बीत गया, वीकेंड आ गया, शुक्राना आपका, बहुत अच्छा खाने को मन कर रहा है, काश की समोसा मिल जाए, गुरुजी क्या अच्छा खिला रहे हो। कोऑप में मैं घुसी, क्यों गई मुझे नहीं पता, मेरे कोई लेना नहीं था मुझे। कोऑप में घुसी मैं, उसका डोर खुला और खुलते ही एक तो समोसे की स्मेल और सामने लिखा होता समोसा चैरिटी सेल। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। समोसा चैरिटी सेल इंग्लिश स्टोर में, कोऑप में। जो यहाँ के रहने वाले उनको मालूम होगा, कोऑप में समोसा नहीं होता है, फ्रेशली मेड समोसा। और समोसा की स्मेल, ओ माय गॉड, जो मुझे चाहिए था कैसे हो गया मुझे आज की डेट में भी समझ में नहीं आया। समोसा चैरिटी सेल और फ्रेशली मेड समोसास पड़े थे, नॉर्मल प्रॉपर इंडियन समोसास। तो मैंने बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का। तो वहाँ पे क्या था कि आप समोसा लो और कुछ भी चैरिटी में देना चाहते हो ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए, जो होमलेस चिल्ड्रन या ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी कितने अच्छे हैं, दान भी करा रहे हैं और समोसा भी खिला रहे हैं। तो मैंने चैरिटी भी की, समोसा भी लाई, घर में अच्छे से खाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। देखो गुरुजी हमारी छोटी छोटी सी बात भी सुनते हैं। मैं भी कल रात को याद कर रही थी कि ये क्यूट सत्संग मुझे आज ज़रूर शेयर करना है, अगर गुरुजी शेयर करवाएंगे तो। सोचो, एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि गुरुजी अच्छा खाने को मन करे, क्या अच्छा खिला रहे हो। गुरुजी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, इंग्लिश स्टोर में समोसा ला दिया। अब मुझे ये बता, मेरे मन में थॉट पहले आई होगी या समोसा पहले आया होगा। तो इससे ये पता चलता है सारी सृष्टि को, सब चीज़ ही गुरुजी कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ समोसा रखवाया भी गुरुजी ने, मेरे मन में थॉट भी गुरुजी लाए। तो सब कुछ ही गुरुजी करते हैं, हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल ही गुरुजी के हाथ में है। तो हम लोग फिर चिंता करते भी क्यों हैं। अब वो देखो, वो चीज़ थी, मन में ख्वाहिश आई, गुरुजी ने देना था, गुरुजी को लगा उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे लिए अच्छा है, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में ख्वाहिश होती है, हम अरदास करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमसे नाराज़ हैं या गुरुजी वो फुलफिल करना नहीं चाहते, गुरुजी आपको ब्लेस करना नहीं चाहते। उसका यही मतलब है, या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है या वो टाइमिंग ठीक नहीं है। अब जैसे मान लो, अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रही है, अगर आप कह दो गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, वो ठीक करने के बाद उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आ जाए, तो क्या फ़ायदा। इसलिए गुरुजी से स्पेसिफिकली कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। आपकी अरदास कबूल नहीं हो रही है तो ये सोचो, या तो टाइमिंग ठीक नहीं है या वो चीज़ ही आपके लिए ठीक नहीं है। मैं कल ही सत्संग सुनवाया गुरुजी ने मुझे, दैट सत्संग हैज़ रियली लेफ्ट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन मी। वो आई थिंक अलका आंटी, कोई अलका कसोतिया आंटी का बड़े मंदिर के जूम सेशंस में सत्संग चल रहा था। वो अलका आंटी कहती हैं कि वो गुरुजी से यही अरदास करती रहती थी कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी करवा दो, गुरुजी मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी करवा दो। और गुरुजी ने लड़का मिलवा दिया, लेकिन वो लड़के की बहनों की अभी होनी है, अच्छे से लड़का मिलवा दिया लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी। तो उसको लग रहा था पता नहीं इतना डिले क्यों हो रहा है, गुरुजी लड़की की शादी करवा दो, लड़की की शादी करवा दो। और उसको ये नहीं पता था कि उनके हस्बैंड के ऊपर कोई हेल्थ इशू आने वाला है। तो उनको गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि उनके हस्बैंड के ऊपर कोई, उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने वाली है और गुरुजी ने बोला तू लोटा ब्लेस करवा। तो उन्होंने उस ड्रीम को जब किसी से शेयर किया तो संगत ने, गुरु परिवार ने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, आप लोटा ब्लेस करवाओ। उन्होंने लोटा ब्लेस करवाया और वाकई उनके हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन गुरुजी ने वो लोटा का जल प्रसाद पिला के और ब्लेसिंग दे के उनके हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दिया। और जब उनके हस्बैंड ठीक हो गए तो उनकी एक बेटी ने, दूसरी बेटी की भी शादी हो गई। इन अ गैप ऑफ 9 मंथ्स दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से अच्छे घरों में शादी हो गई। और उनको गुरुजी ने ये रियलाइज करवा दिया। आई थिंक उन्होंने ये बोला कि फिर मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में बोला या टेलीपैथी से, क्यों तू मेरे को लड़की दी शादी मंगदी रहंदी सी, तेनू नहीं पता सी तेरे हस्बैंड दे उत्ते मुसीबत आए, उससे पहले ओ ठीक करा या तेरी लड़की दी शादी करा। तो ये सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, ये मेरे पे ना बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ गया। वाकई हम लोग जो मांगते रहते हैं, आपको नहीं मालूम कि वो ज़रूरी है या और कुछ ज़रूरी है जो आपको नहीं पता, गुरुजी को पता है। क्योंकि हम तो वॉल के इस तरफ तक देख सकते हैं, गुरुजी तो आगे भी देख सकते हैं। तो अगेन आई वुड से, पता नहीं क्यों बार बार गुरुजी कहलवाना चाहते हैं, प्लीज़ अगर आपकी कोई अरदास फुलफिल नहीं हो रही है, आपको कोई कष्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मान के चलो गुरुजी आपकी अरदास इसलिए आंसर नहीं कर रहे हैं, या तो टाइमिंग सही नहीं है या वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। गुरुजी इज़ वर्किंग ऑन यू, ऑन योर लाइफ टू मेक इट बेटर। कोई भी संगत ऐसी नहीं है जो गुरुजी से जुड़ने के बाद जिसकी लाइफ हायर और बेटर ना रही हो। यू आर ऑलवेज बेटर प्लेस्ड इन योर लाइफ देन व्हेन यू वर इन गुरुजी शरण। तो गुरुजी की शरण में आने के बाद अच्छा ही होता है हमेशा। इट डिपेंड्स ऑन अस कि उस ब्लेसिंग्स को हम कैसे लेते हैं, ऑन हाउ मच वी काउंट आवर ब्लेसिंग्स।
आज हम सब लोग पूरे अपने घरों में बैठे हैं, एक दूसरे को सत्संग सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, हेल्दी हैं कोविड के टाइम में। दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग ब्लेसिंग। हम सब की फैमिलीज हैं, अच्छे से हैं, जॉब है, 3 टाइम का खाना दे रहे हैं, दैट इज़ अ ब्लेसिंग, राइट? तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे एक्नॉलेज कहते हैं, कैसे एक्नॉलेज करते हैं और कैसे काउंट करते हैं ब्लेसिंग्स को। काउंट योर ब्लेसिंग्स, पे ग्रेटिट्यूड टू गुरु जी, बी थैंकफुल टू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी भी माफ़ कर दें, आप भी माफ़ करना। दैट वुड हैव बीन रियली अनइंटेंशनल मिस्टेक। गुरु जी सॉरी कोई भूल चूक हो गई हो तो, ऐसे ही सेवा देते रहना। गुरु जी का बहुत शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी से अरदास है, गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, हमेशा हंसते रहो, आपके घर में हेल्थ आए, बरकत आए, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, आपकी फैमिलीज़ की, आपके हस्बैंड्स की जॉब बनी रहे, सब फलते फूलते रहो, बहुत खुशियाँ मिले आपको, बहुत अच्छी हेल्थ मिले। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।